तो दोस्तों, हम लोग यूथ कंपटीशन की बुक को पढ़ रहे थे। उसमें महत्वपूर्ण तथ्यों के संकलन को हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग राज्य व उसकी परिभाषा एवं तत्वों को देखेंगे। तो राजनीति विज्ञान में राज्य की संकल्पना को प्रमुख स्थान दिया गया है और गार्नर के अनुसार राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है। वस्तु के अनुसार राज्य की जरूरत इसलिए है क्योंकि कोई भी मनुष्य अपने आप में पूर्ण नहीं होता है। मनुष्य को अपने विकास हेतु जिस सामाजिक सहयोग और प्रयत्न की आवश्यकता पड़ती है, राज्य उसी सहयोग एवं प्रयत्न का प्रकट रूप है। ग्रीक राज्यों में राज्य के लिए पुलिस, रोमन राज्यों में रेस पब्लिका, मध्ययुग में क्रिश्चियन कॉमनवेल्थ शब्द प्रयोग हुए, किंतु इन सब में राजत्व का तत्व अर्थात संप्रभुता की धारणा अनुपस्थित थी। राज्य एक स्टैटो शब्द के रूप में मैकियावेली के लेखों में 16वीं सदी के शुरुआती हिस्से में इटली में नजर आया। 13वीं शताब्दी के दौरान स्टेट्स स्कुंटस शब्द रेजिनादितात का जर्मन पर्यायवाची बन गया। रेजिनादितात का जर्मन पर्यायवाची बन गया और कुछ बाद में स्ट्रैक्ट्स शब्द ने जस्ट रिपब्लिकन का अर्थ ले लिया। राल्फ मिलीबांड के अनुसार यही वो संस्थाएं यानी सरकार, प्रशासन, सेना व पुलिस, न्यायिक शाखा, उपकेंद्रीय सरकार तथा संसदीय सभाएं जो राज्य का निर्माण करती हैं। शासन के रूप में राज्य एक व्यवस्था है, जो भी उससे जुड़ा है उसको राजनीतिक व्यवस्था अथवा राजनीतिक समाज कहा जा सकता है। बोधा ने राज्य के लिए रिपब्लिक शब्द का प्रयोग किया है। हाफ्स ने राज्य के स्थान पर कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग करके इसमें समाज, राज्य व सरकार तीनों को मिला दिया। लाक व रूसो ने राज्य के लिए सिविल सोसाइटी या समुदाय शब्द का प्रयोग किया है। हेगल ने नेशन स्टेट शब्द का प्रयोग किया है, जबकि व्यवहारवादी राज्य के स्थान पर राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग करते हैं। राज्य की परिभाषा तो अरस्तु राज्य परिवारों, ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण एवं आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। मैकियावेली क्या बोलता है? राज्य ऐसी शक्ति है जो मनुष्यों पर सत्ता का प्रयोग करती है। मैक्स वेबर क्या बोलता है कि राज्य एक ऐसा मानव समुदाय है जो निर्दिष्ट भूभाग में भौतिक बल के विधि सम्मत प्रयोग के एक अधिकार का दावा करता है। सिसरो राज्य उस समुदाय को कहते हैं जिसमें यह भावना विद्यमान हो कि सब मनुष्यों को उस समुदाय के लाभों का परस्पर साथ मिलकर उपभोग करना चाहिए। बोधा राज्य परिवारों और उसके समान हितों की एक वैज्ञानिक सरकार है जिसमें सर्वोच्च संप्रभुता है। ग्रोसियस राज्य स्वतंत्र व्यक्तियों का एक ऐसा समुदाय है जो कानून के लाभों को प्राप्त करने तथा समान सुविधाओं की उपलब्धि के लिए आपस में संगठित हो जाते हैं। बर्गेस क्या बोलता है कि राज्य मानव जाति का विशिष्ट भाग है जो राजनीतिक इकाई के रूप में देखा जाता है। ब्लंटसली किसी निश्चित भूभाग में राजनीतिक दृष्टि से संगठित व्यक्तियों को राज्य कहा जाता है। वुड्रो विल्सन राज्य एक निश्चित प्रदेश के अंतर्गत नियम या विधि के द्वारा संगठित लोगों का समाज है। लास्की राज्य एक प्रादेशिक समाज है जो सरकार और प्रजा में विभाजित है और जो अपने निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में अन्य सभी समुदायों पर सर्वोच्च सत्ता रखता है। फिलीमोर राज्य मनुष्यों का वह समुदाय है जो किसी निश्चित भूभाग पर स्थायी रूप से बसा हुआ हो और जो एक सुव्यवस्थित सरकार द्वारा उस भूभाग की सीमा के अंतर्गत व्यक्तियों तथा पदार्थों पर पूर्ण नियंत्रण एवं प्रभुत्व रखता हो और जिसे विश्व के अन्य किसी भी राज्य से संधि या युद्ध करने अथवा अन्य किसी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करने का अधिकार प्राप्त हो। गिलक्राइस्ट राज्य उसे कहते हैं जहां कुछ लोग एक निश्चित प्रदेश में एक सरकार के अधीन संगठित होते हैं। यह सरकार आंतरिक मामलों में अपनी जनता की संप्रभुता को प्रकट करती है तथा बाहरी मामलों में अन्य सरकारों से स्वतंत्र होती है। गार्नर तो राजनीति विज्ञान और सार्वजनिक कानून की धारणा के रूप में राज्य संख्या में कम या अधिक व्यक्तियों का ऐसा संगठन है जो कि किसी प्रदेश में एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रहता है, जो बाहरी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्र या लाभ स्वतंत्र हो या लगभग स्वतंत्र हो और जिसका एक संगठित शासन हो, जिसके आदेशों का पालन नागरिकों का विशाल समुदाय स्वभावतः करता हो। वाल्जर ने राज्य को प्राथमिक संगठन माना है। अब राज्य के तत्व होते हैं, तो बिलोबी के अनुसार राज्य के तत्व कौन कौन से हैं? तो इसमें जनता है, शासन तंत्र है, संविधान है। सिजवी के अनुसार राज्य के तत्व कौन कौन से हैं? तो सरकार है, भूखंड है और जनता है। ब्लंडसली के अनुसार राज्य के तत्व कौन कौन से हैं? तो भूभाग है, जनता है, एकता है और संगठन। गार्नर के अनुसार मानव समुदाय, प्रदेश, संप्रभुता और राजनीतिक संगठन। गैटल के अनुसार जनता, प्रदेश, सरकार व संप्रभुता समान रूप से समानता है।
राज्य के निम्न 4 तत्व माने जाते हैं। पहला जनसंख्या, दूसरा भूभाग, तीसरा सरकार और चौथा है संप्रभुता। राज्य के तत्व कौन कौन से हैं? जनसंख्या है, भूभाग है, सरकार, संप्रभुता। ये आंतरिक भी हो सकती है और बाहरी भी, मतलब आंतरिक और बाहरी दोनों है। जनसंख्या, जब तक लोग एक साथ मिलकर नहीं रहते हैं तब तक राज्य नहीं बन सकता है। राज्य में बहुत सारे मनुष्य एकता के सूत्र में बंधे रहते हैं, अतः जनसंख्या राज्य का आवश्यक तत्व है। राज्य में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए यह निश्चित नहीं है। प्लेटो के अनुसार राज्य की जनसंख्या 5040 होनी चाहिए, जबकि अरस्तु के अनुसार यह 10,000 होनी चाहिए। गार्नर के अनुसार जनसंख्या राज्य के संगठन के निर्वाह के लिए संख्या में पर्याप्त होनी चाहिए तथा वह उससे अधिक नहीं होनी चाहिए जितनी इसके लिए भूखंड या राज्य के साधन पर्याप्त हो। सिल्टाउ के अनुसार राज्य की संख्या का संबंध प्रयोग की वस्तुओं की उपलब्ध वांछित जीवन स्तर तथा सुरक्षा एवं उत्पादन की आवश्यकता से होना चाहिए। डिग्वी का मानना है कि राज्य की जनसंख्या इतनी तो होनी चाहिए कि शासक और शासितों का भेद स्पष्ट हो सके। अरस्तु के अनुसार नागरिकों की चारित्रिक श्रेष्ठता ही एक श्रेष्ठ राज्य का आधार बन सकती है। नागरिकों की चारित्रिक श्रेष्ठता ही एक श्रेष्ठ राज्य का आधार बन सकती है। भूभाग, तो राज्य के अस्तित्व के लिए एक यह आवश्यक है कि उसकी जनसंख्या निश्चित भूभाग में बसी हो जहां उसकी सत्ता निर्विवाद हो। राज्य के लिए अपेक्षित भूभाग का आकार निश्चित नहीं है। यह भूभाग इतना बड़ा अवश्य होना चाहिए जिस पर राज्य की जनसंख्या वित्तीय दृष्टि से आत्मनिर्भर जीवन जी सके। लियोन डिग्विट, सीले व हॉल आदि ने निश्चित प्रदेश को राज्य के तत्व के रूप में स्वीकार नहीं किया। किसने? लियोन डिग्विट, सीले और हॉल ने। हॉल महोदय, कोई कारण नहीं है कि भावनात्मक रूप से एक घूमने वाला कबीला या समाज अपने आप को नियमबद्ध या किसी निश्चित जाति के अंतर्गत न माने, जैसा कि राज्य में होता है। गार्नर, ऐसी यावन अवस्था के लोग राज्य निर्माण की प्रक्रिया में हो सकते हैं, किंतु जब तक राज्य नहीं होते तब तक कि स्थायी रूप से किसी निश्चित भूभाग पर बस नहीं जाते। ब्लंटसली, जैसे राज्य का व्यक्तिक आधार जनता है उसी प्रकार उसका भौतिक आधार प्रदेश है। जनता उस समय तक राज्य का रूप धारण नहीं कर सकती है जब तक उसका कोई निश्चित प्रदेश न हो। मैक्स वेबर ने निश्चित प्रदेश को राज्य का सबसे प्रमुख तत्व बताया है। ट्रॉट्स्की, लॉर्ड एक्टन आदि ने विशाल आकार के राज्यों का समर्थन किया। फिर नेक्स्ट है सरकार। तो सरकार राज्य की राजनीतिक संस्था है। यह राज्य की इच्छा को व्यक्त करती है। लोकतंत्री राज्य में अंतिम प्रभुसत्ता जनता के हाथों में रहती है, तो वैधानिक संप्रभु सरकार है। सरकार के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। गार्नर के अनुसार सरकार राज्य का वह साधन या यंत्र है जिसके द्वारा राज्य के उद्देश्य अर्थात सामान्य नीतियों और सामान्य हितों की पूर्ति होती है। सरकार के बिना जनता असंगठित या अराजक जनसमूह के रूप में होगी जो सामुदायिक रूप से कोई भी कार्य करने में असक्षम होगी। ब्लंटसली के अनुसार यदि शासन नहीं होगा तो अराजकता होगी और राज्य का अंत हो जाएगा। संप्रभुता, संप्रभुता का अर्थ है राज्य की ऐसी शक्ति जिसके बल पर वह अपने भूभाग में अपनी आज्ञाओं एवं कानून का पालन करा सके तथा बाहर के राज्यों के साथ एक निश्चित रूप में किसी प्रकार का लेन देन, मैत्री या लड़ाई कर सके। राज्य अपने संप्रभुता के कारण ही विधि सम्मत बल प्रयोग का अधिकार रखता है। फिर कोई राज्य संप्रभुता के कारण न केवल अपने अधिकार क्षेत्र में सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करता है बल्कि अन्य राज्यों के साथ अपने संबंधों के मामलों में भी वह अंतिम सत्ता का दावा करता है। राज्य अंतर्राष्ट्रीय समझौतों एवं परिपाटियों का पालन अपनी इच्छा से करता है, किसी बाह्य सत्ता से बाध्य होकर नहीं। अतः संप्रभुता राज्य का अनिवार्य लक्षण है जो अन्य सहचारियों से उसकी पहचान अलग बनाता है। गटल के अनुसार संप्रभुता ही राज्य का वह लक्षण है जो उसे अन्य समुदायों से अलग करता है। राज्य और अन्य सहचार्य क्या है? तो राज्य और सरकार। तो राज्य और सरकार शब्द कई बार एक दूसरे के पर्याय के रूप में भी प्रयुक्त कर दिए जाते हैं। इंग्लैंड के स्टुअर्ट शासक इन दोनों में कोई भेद नहीं करते हैं। लुई 14वें का कहना है कि मैं ही राज्य हूँ। हॉब्स ने भी सरकार और राज्य में कोई भेद नहीं किया है। उसके अनुसार सरकार के अंग होने पर राज्य छत बिछत होकर ध्वस्त हो जाएगा, किंतु राज्य और सरकार एक नहीं है। राज्य और एक सरकार एक नहीं है। सरकार राज्य का एक आवश्यक तत्व है। फिर हॉल, कोल, डिग्विट और एजी केलर के मत अनुसार राज्य एक समुदाय की शासन व्यवस्था के अतिरिक्त कुछ नहीं है। गार्नर, सरकार वह अंग है जिसके द्वारा राज्य की इच्छा प्रकट होती है और इसके द्वारा राज्य अपने उद्देश्यों को प्राप्त करता है। यद्यपि सरकार राज्य का
एक विशेष गुण है, परंतु इसे राज्य कहना उतना ही अनुचित है जितना किसी प्राणी के मस्तिष्क को प्राणी कहना अथवा किसी निगम के बोर्ड को निगम कहना। मैकाइवर, जब हम राज्य के विषय में बात करते हैं तो हमारा अर्थ उस संगठन से होता है जिसका प्रशासनिक अंग सरकार होती है। राज्य का एक संविधान होता है, नियमों का एक संग्रह होता है, सरकार के निर्माण की एक विधि होती है तथा नागरिकों का एक समूह होता है। जब हम संपूर्ण ढांचे के विषय में विचार करते हैं तब हम राज्य का विचार करते हैं। गिलक्राइस्ट, तो सरकार की शक्ति इस कारण है कि वह राज्य से संबंधित है। सरकार संप्रभुता संपन्न नहीं है, इसके पास शक्ति इसलिए है कि राज्य ने उसे प्रदान की है। बिलोबी, राज्य और सरकार में अंतर उस अंतर के समान है जो किसी व्यक्ति के नैतिक और बौद्धिक व्यक्तित्व और उसके भौतिक शरीर में होता है। क्रोसे क्या बोलता है कि जो व्यक्ति भावनात्मकता के स्थान पर वास्तविकता की खोज करते हैं उनके लिए वस्तुतः सरकार ही राज्य। राज्य और समाज, राज्य को साधारणतः राजनीतिक दृष्टि से संगठित समाज कहा जाता है। समाज मनुष्यों का एक ऐसा साहचर्य है जो जन्म से मृत्यु तक उसकी आवश्यकताएं पूरी करता है, जबकि राज्य मनुष्यों के लिए राजनीतिक संगठन की विशिष्ट आवश्यकताएं पूरी करता है। प्लेटो, अरस्तु, हीगल, कांट आदि राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं करते। इनके अतिरिक्त हिटलर और मुसोलिनी ने भी इन दोनों में कोई अंतर नहीं स्वीकार किया। मुसोलिनी, सभी कुछ राज्य के अंतर्गत है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं। मैकाइवर क्या बोलता है कि हमें राज्य और समाज के बीच स्पष्ट भेद कर लेना होगा, क्योंकि राजनीति को सामाजिकता के साथ मिलाना महान भ्रम उत्पन्न करने वाला है। इस प्रकार हम ना तो राज्य को समझ सकेंगे और ना ही सरकार को। कोल, समाज समस्त मानवीय संबंधों का योग है। राइट क्या बोलता है कि समाज मनुष्यों का एक ऐसा समूह नहीं है, बल्कि विभिन्न समूहों के व्यक्तियों के बीच संबंधों की व्यवस्था है। बारकर, राज्य का अस्तित्व एक महान पर एक ही लक्ष्य के लिए है, जबकि समाज का अस्तित्व अनेक लक्ष्यों के लिए है। तो राज्य का अस्तित्व एक महान पर एक ही लक्ष्य के लिए है, जबकि समाज का अस्तित्व अनेक लक्ष्यों के लिए है। मैकाइवर, राज्य एक ऐसा संगठन है जो ना तो समाज का समकालीन है और ना ही उसके समान व्यापक है, बल्कि जिसका निर्माण समाज के अंतर्गत एक निश्चित व्यवस्था के रूप में कुछ विशेष लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया गया है। बारकर, समाज और राज्य एक दूसरे से संबद्ध हैं। यदि ऐसा न होता तो राज्य की स्थापना हो ही नहीं सकती थी। मिस फॉलेट, किसी भी समुदाय या समुदायों का कोई समूह मनुष्य की पूर्णता को अपने आप में व्यक्त कर सकता है और एक आदर्श राज्य मेरी पूर्णता की मांग करता है। मेरी आत्मा का निवास राज्य में है। बारकर, राज्य का साधारण रूप में यह कर्तव्य है कि वह समुदायों के पारस्परिक संबंध बढ़ाए और उनमें संतुलन उत्पन्न करे। सदस्यों और अन्य समुदायों का संयोजन भी इसका कार्य है। राष्ट्र और राज्य, तो राष्ट्र एक आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक संगठन है, जबकि राज्य पूर्णतः एक भौतिक और राजनीतिक व्यवस्था है। राष्ट्र के निर्माणकारी तत्व सदा परिवर्तनशील होते हैं, जबकि राज्य के निश्चित निर्माणकारी तत्व होते हैं। राष्ट्र के पास कोई संप्रभु या दंडकारी शक्ति नहीं होती, बल्कि नैतिक शक्ति होती है, जबकि राज्य के पास संप्रभुता होती है। राष्ट्र के लिए सरकार जैसी किसी राजनीतिक संगठन की आवश्यकता नहीं है, जबकि राज्य के लिए सरकार आवश्यक है। राष्ट्र किसी अन्य राज्य की अधीनता में रहकर भी अपने अस्तित्व को कायम रख सकता है। बर्गेस के अनुसार राष्ट्र एक ऐसी जनसंख्या का नाम है जिसकी एक भाषा और साहित्य हो, एक परंपरा हो, एक इतिहास हो, एक रीति रिवाज एवं सही गलत के बारे में एक चेतना हो तथा एक ही भौगोलिक इकाई में निवास करते हुए लोग हों। ब्राइस, राष्ट्र एक राष्ट्रीयता है जिसने अपने आप को एक राजनीतिक संगठन के रूप में संगठित कर लिया हो या स्वतंत्र रहने की इच्छा कर रही हो। बारकर, राष्ट्र ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो किसी निश्चित प्रदेश में निवास करता हो और जिसमें पारस्परिक प्रेम हो। स्पेंगलर, तो राष्ट्र भाषाई, राजनीतिक या जैविक नहीं बल्कि आध्यात्मिक इकाई होते हैं। जिरमन, राष्ट्रीयता का संबंध धर्म की भांति चेतना से है। राजत्व भौतिक है, राष्ट्रीयता मनोवैज्ञानिक है। राजत्व राजनीतिक है, राष्ट्रीयता मन स्थिति है। राजत्व कानूनी स्थिति है, राष्ट्रीयता एक आध्यात्मिक संपत्ति है। राजत्व एक अनिवार्य उत्तरदायित्व है, राष्ट्रीयता विचार, भावना और जीवन यापन का एक मार्ग है। राजत्व समस्त सभ्यतापूर्ण जीवन दर्शन की एक अविच्छेद दशा है। आधुनिक राष्ट्र राज्य का उदय एवं विकास,
वर्तमान समय में राष्ट्र और राज्य प्रायः एकाकार हो गए हैं, किंतु वर्तमान राष्ट्र राज्य किसी एक दिन में ही इस स्वरूप को नहीं प्राप्त हुए हैं, अभी तो इसके पीछे एक दीर्घकालिक इतिहास रहा है। सामान्यतः राष्ट्र राज्य के विकास में निम्न अवस्थाओं को स्वीकार किया जाता है। पहले कोई कबीला राज्य रहा होगा, फिर पूर्वी साम्राज्य यानी ईस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनका निर्माण हुआ, फिर यूनानी नगर राज्य आए, उसके बाद रोमन साम्राज्य का स्थापना हुई, फिर सामंती राज्य आए, फिर आधुनिक राष्ट्र राज्यों का निर्माण हुआ और आधुनिक राज्य का परिवर्तित रूप हमें वर्तमान में देखने को मिलता है। तो अब राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, दैवी सिद्धांत, संविधा सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत देखेंगे, जिनमें जो पहला सिद्धांत है थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन है, यानी दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है। तो राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है। यह सिद्धांत राज्य को ईश्वर द्वारा स्थापित मानता है, अर्थात राज्य मानवीय नहीं दैवी संस्था है। इस सिद्धांत के अनुसार ईश्वर राज्य में या तो स्वयं शासन करता है अथवा शासक ईश्वर की ओर से तथा ईश्वर के नाम पर शासन करता है। अतः शासक अपने कार्यों के लिए ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि वह ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। इसमें ईश्वर का अंश पाया जाता है, अतः उसकी आज्ञाओं का पालन करना सभी का कर्तव्य है। गेडेल के अनुसार मानव इतिहास के एक दीर्घकाल तक राज्य ईश्वरकृत या दैवी समझा जाता था और सरकार का स्वरूप धार्मिक था। राज्य का स्वरूप इस धारणा पर आधारित था और समस्त राजनीतिक सत्ता कतिपय अदृश्य शक्तियों से संबद्ध थी। प्रारंभिक शासक पुरोहित और जादूगर के संयोग थे। शासक पुरोहित यानी प्रीस्ट किंग थे। तो एक प्रकार से प्रीस्ट किंग का कॉन्सेप्ट था। सिंधु घाटी सभ्यता में भी आप लोगों ने देखा होगा प्रीस्ट की मूर्ति मिली है, तो हो सकता है कि वही किंग रहे हों। तो सिद्धांत का विकास, डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी, जैसा कि स्पष्ट किया गया है कि प्राचीन काल में धर्म और राजनीति में निकटता थी। इसी कारण विश्व में प्रचलित विभिन्न धर्म, हिंदू, यहूदी, ईसाई, मुस्लिम तथा अन्य सभी धर्मों के ग्रंथों में भी राजनीतिक सत्ता का मूल दैवी वरदान माना जा गया। आदिकाल में हिंदू धर्म ग्रंथों में इस सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। मनुस्मृति, गीता, मत्स्य पुराण, महाभारत आदि अनेक ऐसे धर्म ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। मनुस्मृति में राज्य को संसार की रक्षा के लिए ईश्वर द्वारा स्पष्ट बताया गया है या शिष्ट बताया गया है। मनु के अनुसार ईश्वर ने इंद्र, अग्नि, सूर्य, यम, वरुण, चंद्र, वायु तथा कुबेर से अंश लेकर राजा की सृष्टि की है। गीता के अध्याय 10 श्लोक 27 में श्री कृष्ण यह उल्लेख करते हैं कि मनुष्यों में मैं राजा हूँ। 10 पुराण में यह कहा गया है कि समस्त जीवों की रक्षा के लिए और न्याय युक्त नीति के प्रयाण के लिए देवताओं के अंश लेकर स्वयंभू ने राजा की सृष्टि की है। महाभारत में भी कहा गया है कि प्रारंभ में शासक और शासित नहीं थे। लोग धर्म के अनुकूल कार्य करते हुए पारस्परिक रक्षा करते थे। पाप की उत्पत्ति व्यक्तिगत संपत्ति के उदय और उससे उत्पन्न झगड़ों के कारण देवताओं को शांति एवं रक्षा की आवश्यकता महसूस हुई। ब्रह्मा के पास गए और उन्होंने व्यवस्था, सुरक्षा और शासन के लिए शासक की नियुक्ति की प्रार्थना की। इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए ब्रह्मा ने मनु को शासक नियुक्त किया, अतः ईश्वर ने ही राजा को अपना प्रतिनिधि बनाया। कौटिल्य ने भी अर्थशास्त्र में राजा को इंद्र तथा यम के समान माना और राजा के अपमान को निषेध किया, किंतु प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतकों ने राजा की निरंकुशता को अस्वीकार करते हुए धर्माधीन किया, यानी उसे राजा को धर्म के अधीन किया। यहूदियों के धार्मिक ग्रंथ ओल्ड टेस्टामेंट में दैवी सिद्धांत का वर्णन मिलता है। इसमें इस बात का वर्णन किया गया है कि समस्त राजनीतिक सत्ता का स्रोत ईश्वर है। ईश्वर ही राजा को उत्पन्न करता है, उसके कार्यों का निरीक्षण करता है और दुराचारी शासकों को दंड देता है। वह अपने कृत्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी न होकर ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। बाइबल में भी दैवी सिद्धांत का समर्थन किया गया है। मध्य युग में भी राज्य के दैवी सिद्धांत तथा राजा के दैवी अधिकारों की बात कही गई है। इंग्लैंड के स्टुअर्ट वंश के शासक जेम्स प्रथम इसका विशेष समर्थक था। उसने संसद की इस मांग का विरोध किया कि राजा को संसद के नियंत्रण में होना चाहिए। उसने अपने दृष्टिकोण को अपनी 2 रचनाओं बीसी लिकन डोरोन 1599 तथा द ट्रू लॉ ऑफ फ्री मोनार्कीज में इसका उल्लेख किया है। फ्रांसिस बेकन ने भी जेम्स प्रथम द्वारा प्रतिपादित विचारों से अपनी सहमति प्रकट की। सर रॉबर्ट फिल्मर ने
1680 में प्रकाशित अपनी कृति पैट्रियार्का में उल्लेख किया कि राजतंत्र दैवीय और प्राकृतिक विधियों के अनुकूल है। इसी प्रकार फ्रांस में लुई 14वें ने दैवीय सिद्धांत का समर्थन किया और बासेट ने लुई 14वें की बात का यह कहकर समर्थन किया कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। दैवीय सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं, तो राजा या राजसत्ता ईश्वर द्वारा नियुक्त है। वंशानुगत अधिकार नहीं छोड़े जा सकते हैं। राजा केवल ईश्वर के प्रति ही जिम्मेवार है। कानूनी राजा के विरुद्ध विद्रोह पाप है। सिद्धांत के पतन के कारण सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत का विकास हुआ। चर्च और राज्य का पृथक्करण, लोकतंत्र का विकास, जन जागरण के साथ साथ इस सिद्धांत का महत्व कम होता गया। आलोचना, तो जनता के लिए सबसे बड़ा धोखा है। यह सिद्धांत कोई सिद्धांत नहीं बल्कि एक धार्मिक मान्यता है या अंधविश्वास है जिसका आधार कल्पना है। इसकी सत्ता किसी ऐतिहासिक प्रमाण से सिद्ध नहीं होती। यह सिद्धांत निरंकुशता को प्रोत्साहन देता है। यह सिद्धांत आधुनिक राज्यों के संबंध में लागू नहीं होता। राज्य दैवीय उत्पत्ति की अपेक्षा स्वाभाविक संस्था है। महत्व क्या है? यह इस बात से अवगत कराता है कि प्रारंभ में धर्म का राजनीति पर कितना प्रभाव था। आदिकाल में जब मनुष्य में संगठन का अभाव था, उसके विवेक का स्फुटन न हो पाया, उस समय अराजकता की स्थिति को समाप्त करने में इसकी प्रमुख भूमिका रही होगी। यह मनुष्यों में राज्य के प्रति श्रद्धा और आस्था का भाव सिखाता है। इसने राज्य को एक नैतिक संस्था बनाया। अब शक्ति या बल सिद्धांत, फोर्स थ्योरी। तो शक्ति सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का एक अन्य सिद्धांत है जो इस कहावत को काफी निकट करता है कि युद्ध राजा को उत्पन्न करते हैं। जेंक्स के अनुसार यह सिद्ध करने में लेस मात्र भी कठिनाई नहीं है कि समस्त राजनीतिक समाजों का मूल सफल युद्ध में है। लॉक के अनुसार शक्ति सिद्धांत का अर्थ यह है कि राज्य युद्ध तथा संघर्ष का परिणाम है। राज्य का प्रारंभ मनुष्य द्वारा मनुष्य को पकड़ने तथा दास बनाने में देखा जा सकता है। वोल्टेयर के अनुसार प्रथम राजा एक भाग्यशाली योद्धा था। डेविड ह्यूम के अनुसार राज्य की उत्पत्ति उस समय हुई होगी जब किसी मानव दल के नेता ने शक्तिशाली और प्रभावशाली होकर अपने अनुयायियों पर अधिकार जमा कर उन पर अधिकार लाद दिया गया होगा। दूसरे शब्दों में शक्ति सिद्धांत का तात्पर्य है राज्य की उत्पत्ति शक्ति द्वारा हुई है। शक्ति ही राज्य का आधार है। राज्य शक्ति के द्वारा उत्पन्न हुआ है और शक्ति के दम पर टिका हुआ है। प्रसिद्ध इतिहासकार ट्रॉट्स्की के अनुसार राज्य आक्रमण और बचाव की एक सार्वजनिक शक्ति है जिसका पहला कार्य है युद्ध और न्याय करना। बर्नहार्डी के अनुसार युद्ध सर्वोच्च महत्व की जैविक आवश्यकता है और शांति की चाह जीवन के प्रारंभिक सिद्धांत की ही विरोधी है। निश्चय, हर्डर, हिटलर आदि इसी सिद्धांत के समर्थक थे। निश्चय का नारा था बिल टू पावर। वह कहता था कि शक्ति से सुसज्जित महामानव को संसार की जन सामान्य भेड़ों को हाँकने का दैवीय अधिकार प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख विद्वान मॉर्गन थेऊ मानते हैं कि शक्ति राजनीति का एक आवश्यक तत्व है और शक्ति के लिए संघर्ष, समय और स्थान की दृष्टि से अनुभव एक महत्वपूर्ण तथ्य है। फ्रांसीसी विद्वान मिशेल फूको भी शक्ति पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। शक्ति सिद्धांत प्राचीन यूनानी सोफिस्टों के समय से ही प्रचलित रहा है। थेसिमिकस का कहना था कि शक्तिशाली का हित, दूसरे शब्दों में जिसकी लाठी उसकी भैंस ही, सही न्याय। आलोचना, तो गिलक्राइस्ट के अनुसार शक्ति सिद्धांत की मूल भावना यह है कि वह उस वस्तु को सबसे अधिक महत्व देता है जो समाज के विकास में केवल एक तत्व नहीं। सीले के अनुसार राज्य की उत्पत्ति केवल शक्ति के द्वारा ही नहीं हुई, यद्यपि विस्तार क्रम में निसंदेह शक्ति ने भाग लिया। कांट के अनुसार चोर और लुटेरों की शक्ति को न्यायिक तथा संगत नहीं कहा जा सकता। शक्ति सिद्धांत की जो प्रमुख आलोचनाएं हैं, तो इस सिद्धांत में संतुलन का अभाव है। दूसरा, राज्यों का विस्तार केवल शक्ति द्वारा नहीं होता। पाशविक शक्ति राज्य का स्थायी आधार नहीं हो सकती है। राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है। इस सिद्धांत में न्याय और अन्याय के अंतर का ध्यान नहीं रखा गया है। यह सिद्धांत निरंकुशता की ओर ले जाने वाला है। राज्य केवल शक्तिशाली के हितों की सुरक्षा मात्र नहीं है। यह सिद्धांत व्यक्ति के निम्न गुणों पर अधिक बल देता है। यह लोकतंत्र के विरुद्ध है। इस सिद्धांत का व्यवहारिक पक्ष अत्यंत भयानक है। योगतम ही जीवित रहेगा। इन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यह मानव जाति के लिए शेष कर नहीं माना जा सकता। पैट्रियार्कल थ्योरी भी है, पैतृक सिद्धांत भी है। तो राज्य की उत्पत्ति का पैतृक सिद्धांत अथवा पितृ प्रधान सिद्धांत यह मानकर चलता है कि राज्य का विकास परिवार से हुआ। परिवार ही विकसित होते होते राज्य बन गया।
राज्य परिवारों का समूह और परिवार अपने मुखिया परिवार के सबसे बड़े पुरुष पिता के निर्देश में चलते रहे हैं। सन हेनरी मिल ने इस सिद्धांत का सबसे मुखर और सशक्त प्रतिपादन किया है। उसने अपनी पुस्तक प्राचीन कानून एंशियंट लॉज और द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन संस्थाओं का प्रारंभिक इतिहास में राज्य की उत्पत्ति के पैतृक सिद्धांत का तार्किक निष्पादन किया है। हेनरी मैन ने परिवार को मनुष्य की प्रथम इकाई माना है। इस प्रकार पितृसत्तात्मकता सिद्धांत में 3 प्रमुख विशेषताएं मानी जा सकती हैं। पहला, परिवार पुरुष प्रधान थे और पुरुषों के रक्त संबंध के आधार पर ही कबीलों का विकास हुआ। विवाह एक स्थायी संस्था है। एक पुरुष एक ही विवाह करता था और उस स्त्री को जीवन भर अपना स्थायी साथी मानता था। परिवार का मुखिया पुरुष ही होता था। सबसे बड़े पुरुष का आदेश ही अंतिम आदेश था। हेनरी मैन ने अपने तर्कों के समर्थन में प्राचीन हिंदू और यूनानी परिवारों का उल्लेख किया और उन्हें उपयुक्त तीनों विशेषताओं से युक्त माना। फिर सर जी फ्रेजर ने अपनी पुस्तक गोल्डन बॉग में इस सिद्धांत के साथ प्राकृतिक चेतावनी देते हुए कहा कि उन्होंने राज्य विकास का वर्णन करते समय बहुत से महत्वपूर्ण तत्वों को दृष्टि से ओझल कर दिया है। अब मैट्रियार्कल थ्योरी भी है, मात्रक सिद्धांत। तो मात्र सत्तात्मक सिद्धांत पितृसत्तात्मक सिद्धांत के विपरीत परिवार का विकास मात्र सत्तात्मकता में मानता है। यह सिद्धांत यद्यपि राज्य के विकास का कारण परिवार ही मानता है, किंतु परिवार में माता की सत्ता को प्रमुखता देता है। इस सिद्धांत के समर्थक विद्वानों में मैक्लेनान, मॉर्गन, जेक्स, बेचोफिन और एंजल्स आदि प्रमुख हैं। इनके अनुसार आदि परिवार मात्र सत्तात्मक थे जहां बहुपति प्रथा प्रचलित थी तथा बच्चों के रक्त का निर्धारण माता से होता था, पिता से नहीं। स्त्री परिवार की मुख्य संचालिका होती थी और उसी के आधार पर बच्चों के परिवार का निर्धारण होता था। यह सिद्धांत राजनीतिक होने के बजाय सामाजिक अधिक है। पितृसत्तात्मकता और मात्र सत्तात्मक सिद्धांत या पितृसत्तात्मक सिद्धांत में तुलना क्या है? तो पितृसत्तात्मक सिद्धांत उसके जो प्रवर्तक हैं हेनरी मैन है, जबकि जो मात्र सत्तात्मक सिद्धांत है उसमें जो महत्वपूर्ण थिंकर हैं मैक्लेनान है, मॉर्गन है और जेंक्स और एंजल है। प्रारंभिक परिवार का मुखिया पिता होता है। प्रारंभिक परिवार का प्रधान माता थी। स्थायी विवाह इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। इसमें अस्थायी विवाह यानी एक ही स्त्री के बहुत सारे पति हुआ करते थे। रक्त संबंध का निर्माण या रक्त संबंध का निर्णय पिता के आधार पर होता था। रक्त संबंध का निर्णय या निश्चय माता के आधार पर होगा। उदाहरण प्राचीन भारत, एथेंस, प्राचीन रोम। इसका उदाहरण है ऑस्ट्रेलिया, मलाया और मालाबार। परिवार से कुल, कुलों से कबीले, कबीलों से समाज तथा समाज से राज्य का निर्माण हुआ। फिर कबीला प्रारंभिक इकाई, कबीले के टूटने से कुल, कुलों के टूटने से परिवार और फिर परिवारों से निर्माण हुआ राज्य का। तो ये है।